हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विवाहित स्त्री, जिसे इंग्लिश में मैरिड वुमेन भी कहते हैं। यह इक्विटी लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक अत्यंत आवश्यक विषय है। चलिए आज का वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। आरंभ से ही विवाहित स्त्रियों का समाज में एक विशिष्ट स्थान रहा है। सामान्य विधि के अंतर्गत विवाह के पश्चात स्त्रियों का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता था। पति एवं पत्नी दोनों के अस्तित्व का विलीनीकरण होकर दोनों एक इकाई के रूप में माने जाते थे। पति पति का पत्नी के शरीर और संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता था जब तक कि पत्नी पति के आश्रम में रहती थी। तो पति की पत्नी के शरीर और संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता था जब तक पत्नी के आश्रम में रहती थी। पति ही पत्नी की अंचल संपत्ति के किराए एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता था। साम्य के अंतर्गत विवाहित स्त्रियों की स्थिति है। साम्य विधि विवाहित स्त्रियों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करती थी। जब विवाह के पश्चात पति के ही सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेता था, पत्नी के पास कोई नाम मात्र का अधिकार नहीं बच जाता था। तो ऐसी अवस्था में साम्य के न्यायालय ऐसी स्त्रियों के हित में न्याय करते एवं साम्यपूर्ण व्यवहार करने के लिए इन विषयों में हस्तक्षेप करने का अवसर ही इसी कारण मिला। साम्य ने विवाहित स्त्रियों के अनेक नियोग्यताओं को दूर किया एवं अनेक अधिकारों एवं उपचारों की रक्षा की। विवाहित स्त्रियों की स्थिति में विधायन द्वारा सुधार। सामान्य विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्रियों का ना तो पृथक अस्तित्व था और ना ही उन्हें संपत्ति संबंधित कोई अधिकार प्राप्त थे। पति की इच्छा शक्ति को ही सर्वोपरिवक्ता प्राप्त थी और वह पत्नी की समस्त संपत्ति का उपयोग करने का अधिकारी था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन होने लगा। एक साम्य विधि तथा विभिन्न विधानों द्वारा विवाहित स्त्रियों के पृथक अस्तित्व को मान्यता दी जाने लगा। संविदा करने की स्वतंत्रता। फर्स्ट पॉइंट है संविदा करने की स्वतंत्रता। साम्य विधि के प्रवर्तन के पूर्व वैवाहिक जीवन के दौरान पति एवं पत्नी के बीच कोई संविदा नहीं हो सकती थी और यदि हो भी तो भी वह शून्य एवं अकृत्य समझी जाती है। लेकिन साम्य विधि द्वारा ऐसी संविदाओं को मान्यता दी जाने लगी एवं कतिपय अवस्थाओं में उनका अनुपालन करवाया जाने लगा। विवाहित संपत्ति अंतरण अधिनियम। विवाहित संपत्ति अधिनियम 1882 द्वारा किए गए सुधार। विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम 1882 द्वारा विवाहित स्त्रियों के संपत्ति अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इस अधिनियम के परिवर्तनों के अंतर्गत विवाहित स्त्रियों एवं चल एवं अचल संपत्ति को अपनी पृथक एवं निजी संपत्ति के रूप में धारण की सकती थी। वह अपनी निजी संपत्ति में किसी प्रकार की संविदा कर सकते थे। व्यवस्थापन के संबंध में पत्नी का साम्यक अधिकार। साम्य विधि में ने पत्नी को व्यवस्थापन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। जब कभी पति पत्नी की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए साम्य के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहता है तो साम्य उसकी सहायता करता था। पत्नी को जो भी धनराशि दी जा रही है उसके संबंध में क्या बताया गया वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके हाथ खर्चे अथवा वार्षिक भत्ता भी कहते हैं। यह एक ऐसा देय भत्ता है जो विवाह के पूर्व पति पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि के लिए देना स्वीकार करता है ताकि वह अपनी पत्नी की स्थिति के अनुकूल अपने शरीर को सुसज्जित रख सके। उसे ऐसे देय व्यय के बकाया की राशि को प्राप्त करने का केवल एक सीमित अधिकार होता है। निर्वहन वृत्ति। सेकंड पॉइंट है निर्वहन वृत्ति। यह एक ऐसा भत्ता है जो विवाहित
वैवाहिक वाद के दौरान अथवा उसके समाप्त हो जाने के पश्चात पत्नी के निर्वाह के लिए पत्नी की संपत्ति में सर्वोपरि से देय होता है। निर्वाहन वृत्ति की ऐसी राशि को प्राप्त करने के लिए विवाहित स्त्री न्यायालय वाद वह संस्थित कर सकती है। भारतीय विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्रियों की स्थिति। भारत में हिंदुओं को छोड़कर अन्य विवाहित स्त्रियों की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसा कि इंग्लैंड में न्यायालयों द्वारा आरंभ से किए गए साम्यिक सिद्धांतों पर आधारित है। धारा 14 हिंदू स्त्री को संपत्ति पर निरपेक्ष स्वामित्व प्रदान करती है। यह समझौते अधीन किसी हिंदू स्त्री को उसके जीवन काल के लिए भरण पोषण संपत्ति अनुदत्त की जाती है तो भी वह उसकी निरपेक्ष स्वामी होगी। अब डिस्कस करेंगे केस लो। मुकेश मित्तल बनाम सीता मित्तल, ये एक अच्छा केस है और आप इसे पढ़िए। के नरसिंह राव बनाम के निर्जा उर्फ रजनी, ये भी अच्छा केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। संतोष कुमार दीवान बनाम श्रीमती सीमाबाई, ये भी अच्छा केस है और लैंडमार्क केस है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 20 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति विवाह द्वारा उस व्यक्ति की संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा जिसके वह विवाह करता है या करती है, और ना ही वह अपनी निजी संपत्ति की संपत्ति में किसी ऐसे कार्य के अयोग्य होना जो विवाह के पूर्व करने के योग्य थे। लेकिन यह नियम केवल ईसाई, पारसी और यहूदियों पर ही प्रयुक्त होता था। हिंदू और मुस्लिमों पर यह नियम लागू नहीं होता था। आपके लिए लास्ट टाइम जरूर सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के जरिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप उस नोट्स को डाउनलोड करके पढ़िए। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का सह दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।